हेलो बच्चा पार्टी। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा चैप्टर लॉ ऑफ मोशन का पीवाईक्यू। आज हम लोग बच्चों इसमें करेंगे पीवाईक्यू, लेकिन उससे पहले यानी कि हमारा पहला लेक्चर है किसका, लॉ ऑफ मोशन का। तो आज पहले लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ी सी थ्योरीज के बारे में, फॉर्मूला से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू को करेंगे। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं पीवाईक्यू के लिए तो सबसे पहले पार्ट में मैं कराता हूं थ्योरी या उससे रिलेटेड फॉर्मूले, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू पर आते हैं। तो बच्चों आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉ ऑफ मोशन से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अगर आपने इतना बेसिक चीजें क्लियर कर लिया और इसको क्लियर करने के बाद एग्जाम दिया, समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चन उम्मीद है कि कहीं बाहर नहीं आएगा इससे। तो इसलिए इस पूरे लेक्चर्स को, जितने भी पार्ट इसके आए, उसको प्लीज अच्छे से देखिएगा और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि सभी बच्चे, हम लोग नीट 2025 के लिए पीवाईक्यू की सीरीज लेकर चल रहे हैं। इस 2025 की पीवाईक्यू सीरीज में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है। आज हमारा जो चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, उसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बच्चों ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। अगर आपको फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 के अप्रॉक्स मार्क्स लाना है तो पीवाईक्यू जरूर करके जाना है, ये समझ लीजिए। आपको किसी भी हालात में कुछ भी करिए लेकिन पीवाईक्यू जरूर करके जाइए, क्योंकि पीवाईक्यू करने से बच्चों होता क्या है कि आपको एक आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद पीवाईक्यू को करेंगे। सबसे पहले आज पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में। तो थ्योरी में क्या है, आपको फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले जो है, जैसे सभी बच्चे जानते हैं कि ये बेसिक फॉर्मूला आपके सामने है। 3 फॉर्मूला मैंने इधर रखा, 3 इधर रखा है। ये तीनों फॉर्मूले क्या है समझिए पहले। अगर मैं कहूं कि एक जनरल फॉर्मूला है आपका, ये लीनियर के फॉर्म में, और ये आपका है लीनियर के फॉर्म में, ये भी है लेकिन अंडर ग्रेविटी के फॉर्म में है। तो बच्चों एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, v = u + at। दूसरा है s = ut + ½ at²। तीसरा है v² = u² + 2as। बच्चों यहां पर u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है यहां पर। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों ने समझ लिया। अगर यही चीज अंडर ग्रेविटी की बात करें कि जब कोई पार्टिकल ऊपर या नीचे जाए तो आप पॉजिटिव नेगेटिव उसी के हिसाब से अपना यूज करेंगे। तो इसीलिए मैंने देखिए यहाँ प्लस माइनस लगा रखा है। अब बात आती है कि फॉर्मूले की। तो जैसे ये फॉर्मूला है, अब चेंज क्या होता है, बच्चों समझिएगा। जैसे a है तो a की जगह पे आपका चेंज होके g आ जाता है। a की जगह पे क्या आ जाता है, g आ जाता है। s के जगह पे आपका चेंज होके बच्चों आ जाता है h। क्या आ जाता है, h आ जाता है। और आपके पास कुछ और नया चीज, और तो कुछ नया चीज हमको दिख नहीं रहा है, यानी कि a की जगह पे आपका g आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक, यही 2 चीजें चेंज होती है ज्यादातर। और अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीनों फॉर्मूले आप चाहे अंडर ग्रेविटी के फॉर्म में आए चाहे लीनियर के फॉर्म में आए, आप प्रिपेयर करके रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ और फॉर्मूले के बारे में। देखिए फॉर्मूले तो बहुत हैं, लेकिन जो ज्यादा जरूरत के फॉर्मूले मैंने वो आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए मैंने रख दिया, ताकि क्वेश्चन आए तो आपको एक आइडिया होना चाहिए हाँ ये फॉर्मूला यूज हो रहा है और सर ने इसको पहले बता रखा है। ठीक है, तो बच्चों अगला फॉर्मूला है मोमेंटम। मोमेंटम के फॉर्मूले आपके डेटा के अकॉर्डिंग, जैसा डेटा आएगा वैसे यूज करना है। कई फॉर्मूले होते हैं जिसमें मैंने रख रखा है, जैसे P = m × v। ये तो फॉर्मूला आपके लिए बहुत पॉपुलर है। दूसरा है m × ds/dt। ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आपने निकाल लिया। फिर आता बच्चों m√2gh। ये कब होता है, ये तब होता है कि जब u = 0 हो तो v बराबर हो जाता है √2gh। आपको पता होगा ये फॉर्मूला कहां से आया। ये फॉर्मूला देखिए यहां से, अगर u 0 कर देंगे, यहां वाला केस देखिए, u अगर 0 कर देंगे तो v = √2gh का फॉर्मूला बनेगा। तो उसके लिए इसका यूज करना है इस तरीके से। ठीक है, आगे आते हैं अगला फॉर्मूला बच्चों। फोर्स का फॉर्मूला 2 मैंने लिख रखा है। एक F = ma, आप लोग बचपन से जानते हैं, ये तो पहले से पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मूला होता है m × एक्सेलरेशन को लिखते हैं dv/dt, इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला आता है बच्चों इंपल्स के लिए। इंपल्स का फॉर्मूला क्या आता है, I = होता है F × Δt, यानी F फोर्स है, Δt टाइम इंटरवल है।
अब इंपल्स ये होता है चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम डेल्टा पी लिखते हैं, P2 माइनस P1। अगर मोमेंटम है तो m इंटू वी भी लिख सकते हैं। ये आपके जरूरत के अकॉर्डिंग जैसे ही यूज होना हो आप वैसे ही यूज करेंगे। भाई डिटेल में तो जैसे आपको अगर पढ़ना है, पूरी थ्योरी पढ़ना है, तो इतना तो इसमें पीवाईक्यू कराते वक्त टाइम तो नहीं है, लेकिन मेरी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मुले आपके प्रिपेयर हो जाए। इसलिए प्रिपेयर हो जाए ताकि आप जब क्वेश्चन करने बैठे तो आपको फॉर्मुले में दिक्कत ना आए, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसे फॉर्मुले को रख रखा है। बच्चों एक फॉर्मुला आपने देखा होगा, जब आप न्यूटन्स का सेकंड लॉ ड्राइव करते हैं तो क्या करते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद होगा। वहां से फॉर्मुला बन के आता है F इक्वल्स टू एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ये कंडीशन मैंने लगा रखा है। कंडीशन पहला ये है बच्चों कि अगर मान लीजिए m कांस्टेंट है, अगर m कांस्टेंट है तो कोई चीज भी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, यानी d बाई डी टी ऑफ m का जीरो हो जाएगा। यानी ये पोर्शन अगर आपका कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जीरो कर देगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो सोचिए बच्चों, अगर ये जीरो हुआ तो इतना पोर्शन जीरो, अगर ये इतना जीरो हो गया तो बचेगा m dv बाई डी टी। अब आपको पता है कि dv बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर a रख देंगे तो F इक्वल्स टू ma बन जाएगा आपका एक नया फॉर्मुला, यानी कि वही फॉर्मुला जो आपने अभी यहाँ पर पढ़ा था। तो ये फॉर्मुला आपका डेराइव होकर यहाँ से आता है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर v कांस्टेंट हो जाए तो v कांस्टेंट होने का मतलब है बच्चों कि dv बाई डी टी जीरो हो जाएगा। dv बाई डी टी जीरो ने मतलब है कि ये v कांस्टेंट आपका, यानी ये v कांस्टेंट होने की वजह से dv बाई डी टी जीरो हो गया। अच्छा, dv बाई डी टी जीरो होने का मतलब क्या है? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि dv बाई डी टी को क्या बोलते हैं। मैं बताऊंगा नहीं, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। dv बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, ठीक है। अब बात आती है बच्चों, अगर ये जीरो हो गया तो आप सोचिए इसको जीरो करेंगे तो पूरा पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका v dm बाई dt, यानी कि ये फॉर्मुला भी आपके लिए यूज होता है। वैसे ये रॉकेट प्रोपल्सन वगैरह में यूज होता है, कन्वेयर बेल्ट, जेट वगैरह में यूज होता है, रिलेटिव वेलोसिटी के केस में। आपको जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे मैं बताऊंगा, अभी तो मैंने फॉर्मुला आपके लिए दिया, ठीक है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए, स्क्रीनशॉट की बात अगर मैं करूं तो जब आप मैं बोलूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हम। अगली स्लाइड पे ये आपका Fs इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। Fs क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, और म्यू एस क्या बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। अच्छा, n बराबर एक फॉर्मूला और भी होता है, n बराबर होता है बच्चों आपका mg। अगर Fs इक्वल्स टू म्यू एस n है तो n की जगह बच्चों हमने रख दिया कितना? mg। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? तो फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा आपका Fs बराबर क्या बन जाएगा आपका? म्यू एस mg। क्या बन जाएगा? म्यू एस mg बन जाएगा बच्चों। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब बात आती है म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। s मतलब स्टैटिक, अगर k लग जाए तो मतलब काइनेटिक की बात कर रहे हैं। तो बच्चों s स्टैटिक फ्रिक्शन है तो म्यू एस इक्वल्स टू tan थीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जरूरत पड़ सकती है कहीं पर भी एग्जाम में। अगर आपके कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, कोफिशिएंट पूछ रहा है, स्टैटिक काइनेटिक कुछ भी हो, चाहे वो म्यू एस हो चाहे म्यू के हो। अभी मैं म्यू एस की बात कर रहा हूं तो इसलिए मैंने tan थीटा रखा है। म्यू के होता तो भी tan थीटा बन जाता, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब बच्चों आगे आते हैं। इफ बॉडी स्लाइड डाउनवर्ड्स देन एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी किसी वेज पर है, इंक्लाइंड प्लेन पर है, वहां से स्लाइड कर रही है, तो वहां के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, a इक्वल टू होता है g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अच्छा देखिए यहाँ पर म्यू के जो आ गया आपका क्या है? म्यू के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले चर्चा किया था, ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि अगर म्यू के को जीरो कर दिया जाए, मान लीजिए म्यू के को जीरो कर दिया, आपने म्यू के को जीरो किया तो ये वाला पोर्शन जीरो, अगर म्यू के को जीरो किया तो ये वाला पोर्शन जीरो। जैसे ये जीरो हो जाएगा तो a इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा, यानी कि जी साइन थीटा बचेगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। वैसे ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आता बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ये आपको पता ही होगा। अगर mv स्क्वायर बाई r होता है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता होगा v इक्वल टू r ओमेगा भी होता है। v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अब बात आती है कि अगर v इक्वल टू r ओमेगा यहाँ रखेंगे जैसे, तो फॉर्मूला बन जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक r से एक r कट जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। भाई देखो, डेरिवेशन तो हम कराने वाले नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डेरिवेशन करना नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब है कि आप फॉर्मूले को प्रिपेयर रखिए। अगर फॉर्मूला प्रिपेयर है तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब आपको अगला बात करते हैं बच्चों, क्या है हमारे पास? मान लीजिए कोई बेंडिंग पाथ है या रोड है, कोई टर्निंग रोड है, मान लीजिए कोई टर्निंग रोड है। टर्निंग रोड है तो वहां पर आपको एंगल वगैरह निकालना हो तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg का यूज कर सकते हैं। अगर कह दिया जाए इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसमें अगर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो आप इसी को म्यू rg लिख सकते हैं। यहाँ पर म्यू लग जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए, तो v स्क्वायर बराबर म्यू rg होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट लगते ही फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट म्यू rg tan थीटा।
ठीक है, आप इसको भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आते हैं आगे, इंपल्स की बात करते हैं। इंपल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम होता है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है 2mv। क्या होता है? 2mv, क्योंकि इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब कोई बॉडी एक जगह टकराई, टकरा के दूसरी तरफ गई तो 2mv बन जाता फॉर्मूला, ठीक है। तो P1 और P2 दोनों का लेके चलेंगे। अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है, कहां से आता है? ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया ना, v इक्वल टू r ओमेगा, जब रखेंगे तो ये फॉर्मूला यही बन के आएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, यहां से आप डिराइव कर सकते थे, लेकिन मैंने अलग से लिख दिया है ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन म्यू आर। आपने देखा होगा कि ऐसे फॉर्मूले एंगुलर वेलोसिटी निकालने का वहां पर यूज करते हैं। कभी देखा होगा आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा कि जो मौत का कुआं दिखाते हैं, डेथ वेल करके दिखाते हैं, डेथ वेल, हिंदी में उसको मौत का कुआं बोल, उसके जो कुएं के किनारे किनारे यानी कि राउंड सर्किल में गाड़ी चलती रहती है, तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी अगर पता करना हो तो ये फॉर्मूला आपका यूज होता है ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन म्यू आर। समझ में आई बातें? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन करने हैं। फॉर्मूले तो आपको पहले से पता होंगे, लेकिन मैं जानबूझ के कुछ फॉर्मूले लेकर आया हूं ताकि उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं पता है वो कुछ फॉर्मूले प्रिपेयर कर ले, इसलिए मैं रखा हूं फॉर्मूला। ऐसा नहीं चाहता तो मैं सीधे क्वेश्चन कराता, लेकिन मैंने देखा कि बहुत बच्चों को प्रिपेयर नहीं रहता, फॉर्मूला नहीं प्रिपेयर रहता। चलो भाई नहीं प्रिपेयर है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। आप एक काम करिए कि आप पूरा एक बार फॉर्मूला को दिमाग में अपने बैठा लीजिए, लिख लीजिए फॉर्मूले को, फिर क्वेश्चन करिए। कम से कम फॉर्मूला से याद हो जाएगा तो आपको कम से कम क्वेश्चन तो कुछ निकालने में हेल्प मिल जाएगी। पता लगे फॉर्मूला भी नहीं याद है, क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों अगला आते हैं। केस 1 और केस 2 करके है आपके पास। मैं दो चीज लेके आया हूं, पहले समझिएगा। यहां पर एंगल की बात है, अलग अलग फॉर्मूले क्यों यूज हो रहे हैं। एक में साइन यूज होता है, एक में कॉस। देखिए बच्चों, मान लीजिए यहां से कोई बॉल है या कोई बॉडी है, यहां से चलती है, टकराती है वॉल पे, इस पी पॉइंट पे आकर टकराती है, टकराने के बाद उसी एंगल से रिटर्न हो जाती है। तो भाई अगर ऐसा केस बनता है और एंगल अंदर की तरफ है, ये वाला एंगल लिया जाता है, याद रखिएगा, ये वाला एंगल अगर लिया जाता है तो याद रखिएगा इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। माने बाद में इसमें क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होता है, किसके बराबर हो जाता है? पी कॉस थीटा के। और हमको पता है कि P बराबर mv होता है, तो यहां रख देंगे mv, तो यहां बन जाएगा mv cos थीटा बन जाएगा। अगर एंगल अंदर की तरफ, अगर यही एंगल बाहर की तरफ है बच्चों, मान लीजिए यही चल रहा है, अब एंगल यहां से बना रहा है, यहां से बना रहा है, यहां से, तो आपका चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला बन जाता है 2mv sin थीटा। आप फॉर्मूले को खुद से भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने केवल रफली बता दिया कि हाँ भाई ऐसे है फॉर्मूला, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों केसेस को याद रखिएगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे। अब क्वेश्चन करने का तरीका क्या है ये भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। बच्चों क्वेश्चन कभी भी आप लगाइए, ऐसा नहीं है 45 क्वेश्चन में आप आराम से 40 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आप अगर पढ़े होंगे, थ्योरी एक बार आप पढ़े होंगे, फिर न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला आपको प्रिपेयर होगा, फॉर्मूला वगैरह भी प्रिपेयर होगा, और उसके बाद इतना तैयार होने के बाद अगर एग्जाम में आप बैठते हैं पेपर देने, तो उस वक्त आप क्वेश्चंस को अच्छे से बारीकी से पढ़ें और देखें, समझें क्या कहता है, उसके बाद आपको सोल्यूशन करना है, यानी कॉन्सेप्ट बाद में लगाइएगा, पहले चीजों को समझिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, देखिए कैसे करना है। द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ। ये आपका फोर्स है और ये टाइम ग्राफ है। फोर्स टाइम ग्राफ एज शोन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 से 8 सेकंड तक। मतलब 0 से 8 सेकंड तक आपको निकालना है, क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। क्या निकालना बच्चों? चेंज इन मोमेंटम निकालना है आपको। 0 से 8 सेकंड के बीच में चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अब समझिए इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, अगर आप ध्यान से समझें तो मैं एक बात आपको बताऊं। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं यहां पर, अगर मैं कहूं कि भाई हमारे पास ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे सीधा सीधा। स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, हमेशा रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाइए, लेंथ इंटू ब्रेथ का, कहानी बात खत्म। स्क्वायर हो तो भी रेक्टेंगल का लगाइए, इसके एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। कभी ट्रेपीजियम वगैरह आ जाए तो उसको उसी हिसाब से ट्रायंगल और रेक्टेंगल में तोड़ लीजिए, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब जैसे मुझे इसका पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि चेंज इन मोमेंटम क्या रहा। तो बच्चों अगर मैं कह दूं कि इसका एरिया A1 है और इसका एरिया यानी नीचे वाले ब्लॉक का एरिया A2 है और इसका एरिया अगर A3 है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप कितना दिमाग लगा सकते हैं। बच्चों मान लीजिए कि अगर हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा P निकालना है, तो डेल्टा P हो जाएगा एरिया अंडर एरिया, ये मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको वहां एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया अंडर FT ग्राफ, FT ग्राफ
ये मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए लिखा रहा हूं, बाकी आपको ये सब कुछ लिखने की नहीं जरूरत है। आप सीधे सीधे अटैक करिए क्वेश्चन पर, आप सॉल्व करके आगे निकलिए। अब बात आती है कि अगर मैं कहूं कि इसका मतलब है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा A1 का। A1 मतलब ऊपर है बच्चों, A2 नीचे है तो माइनस का A2 हो जाएगा, और A3 ऊपर है फिर से तो A3 हो जाएगा। यही तो करेंगे, यानी कि इसका एरिया ऊपर है, इसका एरिया, यानी A1 और A3 का एरिया निकालना है तो ऊपर है तो प्लस में, और जो नीचे है वो माइनस में आप रखिएगा। ठीक है, अब बताइए एरिया के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताइए ये ट्रायंगल का है, ट्रायंगल में देखिए हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब हो गया 2 माइनस 0 यानी कि 2 हो गया। हाइट कितना बच्चों, देखिए मैक्सिमम आपका जा रहा है, देखिए यहाँ 6 तो 6 माइनस 0 यानी कि 6 हो गया। ठीक है, खत्म करिए, आगे का काम करिए। अब इसका एरिया निकल गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट आपका 6 आ गया और बेस आपका देखिए, बेस 2 और 0 के बीच का डिफरेंस 2 आया। ठीक है, माइनस लगाया। अब A2 में आते हैं, अब देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो उसमें लगा, लेकिन इसमें जब रेक्टेंगल का लगाएंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करते हैं। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ में क्या है बच्चों, लेंथ में देखिए आप 4 में से 2 गया तो आपका 2 आया, और अगर ब्रेथ की बात करेंगे देखिए ये पूरा आपका जो ग्राफ जा रहा है 3 तक जा रहा है, तो 3 वैसे माइनस में जा रहा है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर माइनस लगा दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं, ऑलरेडी मैंने माइनस ले लिया इसीलिए ले लिया। ठीक है, अब आते हैं A3 वाले के लिए, A3 पर, A3 वाला केस देखिए इस पर, तो 8 में से 4, देखिए 8 और 4 के बीच का डिफरेंस 4 आया, लेंथ इंटू ब्रेथ फिर लगेगा, और इसकी हाइट कितनी जा रही है, इसकी हाइट जो जा रही है आपकी 3 तक, तो 4 इंटू 3। अब बताइए यहां पर आपको काटना पीटना है बस, और कुछ करना नहीं। देखिए 2 से 2 कट गया, यहां बचेगा 6, ये भी देखिए 2 3 6 और 4 3 12, 6 से 6 आपका कट गया, तो डेल्टा पी फाइनली आपका जो आया बच्चों वो कितना आया, 12 न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट होती है। अब आप मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है बच्चों कौन सा, ये वाला, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी जो आपका आंसर आया है सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को करना था, आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करते तो बड़े आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं बच्चों कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम p। बच्चों समझिएगा, आप समझिएगा पहले इस चीज को ध्यान से, क्वेश्चन को कह रहे हैं कि एक कोई बॉल है, कोई चीज है, गिराई जा रही है, कितनी हाइट से गिराई जा रही है अभी समझिए बच्चों। ये h हाइट से गिरा जाए, यहां से मान लीजिए इसका मास m है, यहां पर अर्थ सरफेस तक यहां तक गिरा आ रही है। ठीक है, यहां तक। अब ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इस पॉइंट B तक आने में हाइट इसकी h है, लेकिन इसमें इसका मोमेंटम बोल रहे हैं P है, यानी कि आपका जो इनिशियल मोमेंटम, यानी आप कहेंगे P इनिशियल जो आपका वो P है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहे हैं इसमें कि इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 100% हाइट। देखिए बच्चों अगर बात करें आपका 100%, तो आपका अगर h है तो h का 100% h होगा ना, तो h प्लस h कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। तो अब आप समझिए कि बात ये जो बोल रहे हैं, यानी कि अब ये हाइट आपकी डबल हो गई। हाइट आपकी कितनी हो गई, डबल। मास वही है, यानी ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है, यहां पर जहां पर आना है, और इस समय इसकी हाइट कितनी हो गई, 2h हो गई। क्यों, क्योंकि h का 100% h होता है, तो h पहले से थी तो h और, तो 2h हो गया। ठीक है, तो 2h हो गया, तो अब आपके पास हाइट 2h हो गई, तो इस समय इसका मोमेंटम क्या होगा, मतलब इस समय इसका मोमेंटम हमको पता करना। देखिए P इनिशियल आपका इतना है, तो P फाइनल कितना होगा आपको बताइए। अब आप बोलेंगे सर P फाइनल, देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो अगर इन्होंने इतना दे रखा तो हम इसको एक काम करते हैं कि देखिए अगर मैं आपसे यहां पर बोलता कि भैया इसका मोमेंटम कितना होगा, तो आप बोलते कि m रूट 2gh। क्या बोलते हैं आप, m रूट 2gh इसके लिए। ठीक है, तो जो m, क्योंकि हाइट भाई आपका कितना है, हाइट आपका कितना है भाई, हाइट आपका h है, हाइट आपका h है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल टू m इंटू वी, और v का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि v इक्वल टू रूट 2gh, क्योंकि इनिशियली यहां पर कोई भी बॉडी है, यहां पर स्टार्टिंग में 0 पर है, u इक्वल टू क्या है, 0 पर है। ठीक है, समझे आप। अब बात आती है फाइनल के लिए, जब बात करेंगे तो फाइनल में बात होती है बच्चों, तो p इक्वल टू m रूट कितना, m रूट 2g, और h की जगह पे हो जाएगा आपका 2h। कितना हो जाएगा, 2h। बात समझिएगा मेरी बात, यहां पर आपकी हाइट h है,
यहां पर हाइट आपकी 2h हो गई तो हो जाएगा वो 2h हो जाएगा। तो P फाइनल जो बचेगा बच्चों आपका क्या बचेगा, अगर मैं कहूं √2 को मैं बाहर ले लूं, इसका √2 मैं बाहर ले लूं और बाकी √2 को मैं अंदर रखूं, इस √2 को देखिए 2GH, देखिए मैंने किसको निकाला, मैंने इस 2 को रूट के साथ बाहर निकाल लिया। काम क्यों ऐसा कर रहे हैं देखिए समझिएगा। अब आपको पता है कि P इनिशियल जो P के बराबर था इतना, यानी कि P इनिशियल आपका P था m√2GH, यानी अगर m√2GH P के बराबर है तो यहां पर आपका m लगेगा, तो m√2GH आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ए भी P हो जाएगा, यानी P फाइनल हो जाएगा √2P। यानी कि आपका बच्चों एक इक्वेशन ये बन गया और एक इक्वेशन आपका ये बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है चेंज इन क्या निकालना है, प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो मोमेंटम बताना बच्चों, तो मोमेंटम बताना है, वो भी परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है। तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम यानी कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। क्या करेंगे बच्चों इसमें करेंगे आप P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100, यही तो करेंगे ना आप, यही तो करेंगे, आपका आंसर आएगा परसेंटेज में। चलिए रख लीजिए वैल्यू। अब बताइए P फाइनल आपका कितना आया है, √2P आया है, कितना आया है, √2P आया है, √2P, ठीक है, और माइनस P अपॉन P इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं डेल्टा P परसेंटेज करके लिख ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा जगह कम है। तो यहां से P कॉमन लेंगे बच्चों, देखिए P कॉमन लेंगे तो आप P बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2, तो √2 का मतलब होता है 1.414। आप सभी बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता है वो याद रखें कि √2 की वैल्यू होती बच्चों 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। जिन बच्चों को नहीं पता है वो याद रखें इतना फॉर्म वैल्यू है। √2 की वैल्यू हमने देखी, P कॉमन लेके √2 की वैल्यू 1.414 रख दिया, माइनस का आपका 1 बच गया, क्योंकि जब आप P कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 बचेगा, ठीक है। नीचे आपका P रहेगा, P ये दोनों कट गए, इंटू 100 है। अब मुझे एक बात बताइए, 1.414 मतलब 1.41 भी ले सकते हैं, तो अगर मैं कहूं कि यहां बचेगा आपका 414 बचेगा, इंटू 100 करेंगे, आपका जो डेल्टा P आएगा वो 41.4% आएगा। अब देखिए 41.4% मतलब 41, इन्होंने क्या लिया है 1.41 लिया है, आप 1.414 हमने लिया, जो वैल्यू एग्जैक्ट है। तो आपका जो आंसर आया है आपको नजर आ गया होगा कि कितना आ रहा है आपका 41.4% मतलब 41%, अप्रॉक्स 41% है। आप इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको अप्रॉक्स में 41% लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, यहां तक बातें समझ में आ गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखिए मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस लगाया, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, सीधे P और इसका √2P सीधे करके सॉल्व करके हटा देते। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको इतना नॉलेज नहीं होगी, तो वो उनको शॉर्टकट तरीका अगर ज्यादा अपना लेंगे तो ना, तो उनको लगेगा कि सर ने इसको हवा में उड़ा दिया, इसलिए मैंने इतना इसको डिटेल में समझाया है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इसको समझिएगा। कह रहे हैं अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, देखिए आपको फोर्स दे रखा है, इतना ये दे रखा है फोर्स मैं यहां लिख लूं, F बराबर 6I माइनस 8J प्लस का 10K एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन बच्चों दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कह रहे मास ऑफ द बॉडी मस्ट बी, यानी मास आपसे पूछ रहे हैं, मास। चलिए अगर आपसे मास पूछ रहे हैं तो पहले एक काम बताइए, आपको मास का फॉर्मूला तो पता होगा ना, मास का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है बच्चों आपका 6I माइनस 8J प्लस 10K। चलिए 6I माइनस 8J और प्लस का 10K। वैसे मास तो वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं, हो तो एक स्केलर है, लेकिन अभी यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हम निकाल रहे हैं ये आपको वेक्टर में ही नजर आएगा। देखिए अपॉन में हमने 1 रख दिया एक्सेलरेशन को, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर मास आपको बच्चों इतना आया, अगर मैं कहूँ कि ये मास आपके पास 6I माइनस 8J और प्लस का 10K आया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसका मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए, इसका आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए सीधे सीधे, क्योंकि मास वही स्केलर में ही होता है, वेक्टर में बहुत भद्दा लग रहा है। सॉल्व कर लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। अब बताइए बच्चों मास जो आपका आया
36 64 100 200, 200 हो गया ना, 200। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 200 को तो लिखेंगे 100 इंटू 2, 100 का स्क्वायर रूट बच्चों हो जाएगा 10 रूट 2, 100 का स्क्वायर रूट 10 बाहर आ जाएगा रूट 2, 10 रूट 2 kg आएगा, 10 रूट 2 kg, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों। 10 रूट 2 kg आएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, आप इसको करेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये 3 क्वेश्चंस आपके बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत टफ नहीं। अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो फॉर्मूले को प्रैक्टिस करके जाइए, थ्योरी को पढ़ करके जाइए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन यहां पर थोड़ी सी दिक्कत करेगी कि आपको थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह का यूज करना होगा। देखिए कैसे करना है। करें एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg, मास 3 kg है, इज एट रेस्ट, रेस्ट मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, नाउ अ फोर्स F बराबर इतना दे रखा आपको बच्चों, इतना दे रखा है, इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड इज। आपसे वेलोसिटी पूछा गया है, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर पूछा गया है। समझिएगा ध्यान से, कह आ रहे हैं मास बच्चों आपको दे रखा है, मास आपको दे रखा, कितना दे रखा है आपको, मास दे रखा है 3 kg, 3 kg। ठीक है, और इनिशियली रेस्ट में है, यानी u बराबर 0 रख लीजिए, वैसे कोई काम का नहीं है। फोर्स आपको दे रखा है 6t स्क्वायर आई कैप और प्लस 4t जे कैप। t की वैल्यू 3 है, t की वैल्यू कितनी है 3 है। अच्छा जब वो रेस्ट में है u इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं, यानी स्टार्टिंग में t की वैल्यू 0 रही होगी, बाद में 3 सेकंड पे बात कर रहे हैं, तो t इक्वल टू 3 सेकंड। अब आपसे जो पूछा जा रहा है उसको समझिए, आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी। क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी अगर पूछा जा रहा है, पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। क्या करिए? एक्सेलरेशन। तो सभी बच्चे जानते हैं कि बिकॉज एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन बच्चों जब आएगा आपके पास क्या निकलेगा समझिएगा। फोर्स आपके पास है 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप अपॉन में 3। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, तब मैं बताता हूं करना क्या है आपको। बच्चों एक्सेलरेशन जो आपके पास है ऐसे रहने दीजिए, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2t स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 2t स्क्वायर आई कैप, ओके 2t स्क्वायर आई कैप प्लस, अब यहां डिवाइड करेंगे तो 4/3 क्या बनेगा? 4/3 t जे कैप, 4/3 t जे कैप। अब मुझे बताइए कि आपके पास एक्सेलरेशन है, क्या है? एक्सेलरेशन है बच्चों, ये आपके पास एक्सेलरेशन है। आपको चाहिए क्या? कह रहा है देन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या पूछा गया? वेलोसिटी। इसका मतलब बच्चों आपको पता होगा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv/dt। भाई dv/dt वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, मैं वेक्टर का यूज कर रहा हूं। देखिए ये आपका जो ऑप्शन दे रखा है ना, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में ही लेके चलिए। अब बताइए कि dt को इधर लाएंगे तो dv बराबर क्या बन जाएगा? dv बराबर बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर a डॉट dt बन जाएगा। अब बताइए दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, dv का इंटीग्रेशन मैं कर लेता हूं v, और लिमिट लगाना है अभी हम लगा दूंगा। पहले ये समझिए आप, लिमिट तो बाद में हम t की वैल्यू 3 रख देंगे, 0 रखने की कोई जरूरत नहीं है, लिमिट ना लगाइए, सीधे रख दीजिए। क्योंकि अब लिमिट जब 2 रखी हो, दी गई हो, जैसे 1 0 दे रखी हो, तो कोई जरूरी नहीं कि आप लिमिट लगाएं, सीधे आप वो t की जो वैल्यू दे रखी है वही उठा के रख दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए वही 0 के अलावा मान लीजिए यही कहता है 2 से 3 या 1 से 3 या 3 से 4, तो हम दोनों लिमिट लगाते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का केस लगाते। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, a की वैल्यू क्या है बच्चों? 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 t जे कैप dt। चलिए इसको इंटीग्रेट करिए। आप 2 को बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को पता है कि इंटीग्रेशन करते हैं जब, तो जितनी पावर होती है उस पावर में 1 जोड़ देते हैं और वही पावर अपॉन में रखते हैं। तो बताइए एक यहाँ पर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/3 आई कैप प्लस 4/3 t में 1 पावर है, जब कोई पावर ना हो तो मतलब 1 पावर है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2/2 जे कैप। अब आपके पास जो जो कट पीट रहा काट पीट देते हैं पहले, तब वैल्यू हम पुट करते हैं, पहले हम काट पीट देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों 2 2 जा हो जाएगा आपका 4,
2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपके पास बचा कितना, आपके पास बच गया 2/3 टी क्यूब आई कैप प्लस 2/3 टी स्क्वायर जे कैप। क्या यही बचेगा भाई, क्या यही बचेगा? चेक कर लेते हैं, 3 2 6, ठीक है, ओके। अब बच्चों हम t की जगह पे वैल्यू कितना पुट करेंगे 3, t की जगह पे कितना पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। तो चलिए t की जगह पे 3 रखते हैं, एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, 3 सेकंड। अगर t इक्वल्स टू 3 सेकंड रखेंगे तो क्या होगा समझिए, v बराबर आपके पास 2/3 तो बचा ही है, t की जगह पे 3 रखेंगे बच्चों तो 3 का क्यूब होता 27 यानी कि 27 हो जाएगा आपका इंटू आई कैप प्लस 2/3 है, बाकी t का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 9 जे कैप। अब काटते पीटते हैं, हमारा सिंप्लीफाई आंसर आ जाएगा। देखिए 3 9 जा 27, 9 दूना 18 करके तो आ तो रहा, ठीक है, 3 3 जा 9। अब बताइए आपके पास क्या बना आंसर, आंसर बन गया बच्चों 9 दूना 18 यानी 18 आई कैप और 3 दूना 6 जे कैप बन गया। 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, हमारा आंसर आ गया है बच्चों, हमारा आंसर आ गया है बी, बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। चेक कर लीजिए आप, हमारा तो आंसर भाई आ रहा है, अब आप अपना चेक कर सकते हैं, एक आंसर ही हमारा आ गया मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन की मुझे ज़रूरत थी, ये क्वेश्चन हमको लगा कि नहीं रखा है मैंने, लेकिन मैंने रखा है, मुझे याद नहीं था, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, पहले यहाँ से वैल्यू को निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। बोला गया है कि अ बुलेट, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक, ओके। अ बुलेट is fired from a gun, the force on the bullet is given by, बुलेट पर जो फोर्स लग रहा है इतना लग रहा है, कितना 600 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 5 टी, जहां टी जो है, जहां एफ जो है आपका न्यूटन है, फोर्स है न्यूटन में, और टी जो है सेकंड में टाइम है। तो कहना है फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो, ये बात नोटिस करिएगा, फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो, फोर्स जो होता है बुलेट पर जीरो हो जाता है एज सून एज इट लीव्स द बैरल, जब वो बैरल से बुलेट निकलती है तो उसमें फोर्स जीरो हो जाता है बुलेट का। व्हाट इज द एवरेज इंपल्स, आपको एवरेज इंपल्स निकालना है, इंपल्स का फॉर्मूला पता है आपको, एफ डी टी या एफ डेल्टा टी होता है बच्चों। अब बताइए आपको करना क्या है, समझिए पहले बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझिएगा। आपको फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है 600 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 5 टी। अब बाद में बोला गया है कि फोर्स जीरो हो जाता है, यानी अगर मैं कह दूं बच्चों कि इफ एफ बराबर जीरो, अगर एफ को जीरो कर दूं तो 600 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 5 टी बराबर जीरो। तो बच्चों ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 5 टी बराबर कितना 600। तो अगर मैं इसका 2 जीरो निकाल लूं तो 200 हो जाएगा ना, 200 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, टी बराबर कितना 600, काटने में आसानी हो जाएगी, 2 3 600, 3 हो गया। वैसे भी भाई पावर ले जाके ऊपर सही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो नीचे जाएगा ये, तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों आपके पास 3/10 की पावर 3, यानी कि ये बना बच्चों आपके पास टाइम 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 सेकंड। एक्चुअली ये आपका आंसर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये आपके लिए बड़ा रोल प्ले करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपके पास टाइम आ गया, अगर टाइम आ गया तो आपसे पूछा गया है कि इंपल्स बता दो भैया, इंपल्स क्या बता दो, इंपल्स, इंपल्स बता दो। इंपल्स का फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, एफ डी टी, एफ डी टी, डी आई बराबर एफ डी टी करते ना, तो डी टी लगा इसीलिए मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाया हूं। अब आपके पास टाइम तो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए क्या कि f की वैल्यू यहां पर पुट करिए। f की वैल्यू आपके पास है 600 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 5 टी डी टी। इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो
तो 600 का इंटीग्रेशन हो जाता है 600t माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 5 t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चा, कट जाएगा ना। इतना आया आपके पास, i की वैल्यू आ गई 600t माइनस 10 की पावर 5 टी स्क्वायर। अब करिए क्या, कुछ नहीं करना है, आपको t की वैल्यू उठा के चिपका देना है। चलिए रखते हैं 600 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी बच्चों 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 माइनस 10 की पावर 5, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का हो जाएगा 9 और 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6। अब मुझे बताइए कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1800 हो जाएगा भैया। चलो ठीक है, नेगेटिव पावर नीचे भेजेंगे, 10 की पावर 3 नीचे जाके 1000 बन जाएगा। और यहां समझिएगा, यहां बचेगा आपका 9 और 5 में से 6 पावर जाएगा तो माइनस का 1 पावर बचेगा बच्चों, वो माइनस का 1 पावर नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 10। अब 1800 को 2 0 काट दो, बचेगा ये 1.8, यानी 18/10 का मतलब 1.8, यहां बच जाएगा 0.9, क्या बचेगा 0.9 बचेगा। यानी अब आप इसको माइनस करेंगे तो 0.9 न्यूटन सेकंड, 9 न्यूटन सेकंड 0.9। हाँ आंसर में तो है भैया, आंसर में है आपका, एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन अच्छा है। ये 1998 का पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलो 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 भाई, चलो आंसर निकालते हैं नेक्स्ट का। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये बोल रहा है कि अब देखिए, इसका मैंने अभी आपको एक केस समझाया था, 2 केस समझाया था ना थ्योरी में, वहीं पर उसी का केस है क्वेश्चन। देखिए ये अंदर का एंगल है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा करना क्या है। समझिए, अ रिजिड बॉल ऑफ मास m, एक रिजिड बॉल है जिसका मास m है, स्ट्राइक्स ऑन अ वॉल, रिजिड वॉल एट 60 डिग्री, यहां से चलता है 60 डिग्री पर जाके टकराता है, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर, बिना स्पीड को लॉस किए वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। द वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय, देखो भाई अब मैं अगर ज्यादा इसमें मोल भाव ना करूं तो मैं सीधे बोलूं कि भैया यहां से आ रहा था। अगर मैं बोलूं कि इसके कंपोनेंट में तोड़ूं, इसके कंपोनेंट में तोड़ूं तो कुछ ऐसा कंपोनेंट टूटेगा आपका। ये आपका देखिए इनिशियल का ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो P इनिशियल का एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन, P इनिशियल का एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन जा रहा ना, एक्स एक्सिस, ये Y एक्सिस का P इनिशियल का Y एक्सिस वाला डायरेक्शन है। और एंगल अगर ये 60 है यहाँ, तो यहाँ पर भी कितना होगा 60 ही तो होगा भैया, 60 ही होगा ना। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ के केस में देखो भाई, यहाँ के केस में क्या बनेगा, अगर ये मास यहाँ पर है, अब इसका अगर आप कंपोनेंट तोड़ेंगे तो आपको एक डायरेक्शन ये मिलेगा, एक डायरेक्शन ये मिल जाएगा। ये आपका P फाइनल वाला x है, y है, और ये P फाइनल वाला x है। अब भाई ये आगे ऐसे कंटिन्यूअसली मूव करता ना, ऐसी कुछ कहानी है। अगर मैं आपसे बोलूं, कभी मैंने बोला कि भैया अगर मैं कहूं कि इनिशियल कंपोनेंट का x एक्सिस और फाइनल कंपोनेंट का x एक्सिस बराबर होगा, P इनिशियल का x जो होगा वो P फाइनल के x के बराबर होगा, और ये बराबर किसके होगा, P cos थीटा। क्योंकि आपको पता है, आपको एक बात पता होनी चाहिए सभी बच्चों को, अगर पहली बार पता चल रहा है तो बात अलग है, बहुत गलत बात है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमेशा cos थीटा लिया जाता है, तो cos थीटा आएगा। अब सभी बच्चों को ये बात पता है, ये सभी बच्चों को पता है कि भाई P इक्वल टू होता है m इंटू वी। अब आपसे पूछा गया था इम्पल्स इम्पार्टेड, भैया इम्पल्स जो निकालना है ना, आपका इम्पल्स जो निकालना है वो क्या बन जाएगा आपका। अब बताइए कि अगर ये दोनों चीजें सेम है, P इनिशियल और P फाइनल सेम है, दोनों मिलके P cos थीटा बना रहे हैं, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, P cos थीटा बना रहे हैं। यानी कि आप बोलेंगे कि P cos थीटा, यानी कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा फाइनली कितना बनेगा, P की वैल्यू हो गई mv इंटू कॉस थीटा, mv इंटू कॉस थीटा। तो भाई I इक्वल टू mv तो आपके mv फॉर्म में है, ठीक है, m इंटू वी के फॉर्म में है, इसको कैपिटल V लिया ना इन्होंने, चलो कैपिटल V ले लेते हैं, m इंटू कैपिटल V, cos 60 है बच्चों।
अब सोचिए कि ये 2 बार है, जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है, तब इसको करना क्या है, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, 2 से मल्टीप्लाई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 2mv cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सभी बच्चे जानते हैं, दोनों कट गए। तो इंपल्स कितना आ गया आपका, जो आपका इंपल्स आया बच्चों वो mv आया, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने देखा कि वही वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, जो आपको मैंने बताया था उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया। पहले हमने फॉर्मूला निकाल लिया, पी इनिशियल पी फाइनल बराबर, फिर इंपल्स का फॉर्मूला यहाँ पर mv cos थीटा, दोनों को उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर डाउट हो रहा हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मिनट वेट, आप यहाँ फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि अगर भाई आपको दिक्कत ना हो। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आप इसी चीज को जो आपने लिखा है इसको 2mv cos थीटा लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने m लिखा है, v नहीं लिखा भाई। हाँ, 2mv cos थीटा बना लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 2mv cos थीटा, ठीक है, 2mv cos थीटा। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, उसी जैसा ही है, एक क्वेश्चन ये और है आपका उसी जैसा है। यहां पर तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं ना, अगर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करना चाहें तो इसको डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे। अब देखिए कह रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, बॉडी का मास कितना है बच्चों, 3 किलोग्राम है। ठीक है, एंगल कितना है, 60 डिग्री है, एंड रिटर्न्स एट द सेम एंगल, द इम्पार्टेड टाइम वाज 0.2 सेकंड, यानी इम्पार्टेड टाइम यानी टाइम जो दे रखा आपको 0.2 सेकंड, डेल्टा टी यानी dt जो दे रखा आपको 0.2 सेकंड। फोर्स पूछ रहे हैं बच्चों, फोर्स पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कि ये बाहर का एंगल है, आपके बाहर के एंगल में साइन लगेगा और अंदर वाले एंगल के लिए कॉस लगता है। तो अगर आप यहां से सीधे सीधे बात करें कि जो फोर्स लग रहा है, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स का फॉर्मूला I इक्वल टू होता है F इंटू डेल्टा टी, F इंटू डेल्टा टी। अच्छा आपको दे क्या रखा है, M दे रखा कितना 3 kg, डेल्टा टी आपको दे रखा कितना, डेल्टा टी आपको दे रखा है 0.2 सेकंड, और थीटा दे रखा आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री। आप I को F डेल्टा टी में फॉर्मूला लगाइए, फोर्स निकालिए। तो अब आपको इंपल्स निकाल, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपसे जो पूछा गया है फोर्स, और फोर्स इक्वल टू है यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम। आपको जो पूछा जा रहा है यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम, वैसे न्यूटन करके ही है ना, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो फोर्स अगर मैं लगाऊं इसको कि भाई आपको फोर्स चाहिए, I इक्वल टू F डेल्टा टी, लेकिन इंपल्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला और होता है, आपको पता है, अभी मैंने बताया था आपको, एक फॉर्मूला और बताया था 2mv साइन थीटा, 2mv साइन थीटा। अच्छा बताइए एक बात ये समझिए कि क्वेश्चन आपका ये है कि क्वेश्चन ये है, आपको फोर्स निकालना है, आपको क्या निकालना है, फोर्स, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अगर नहीं याद है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं फिर से। यही वाला जो डायग्राम अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बनाया था, दिखाया था, देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू इंपल्स है ना, तो 2mv साइन थीटा है, आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अप्लाई करिए। अगर मैं कहूँ कि दोनों इक्वेशन को मैं बराबर करूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए मैं सॉल्व करूं, I से I तो कट जाएगा, तो बचेगा F डेल्टा टी, F इंटू डेल्टा टी बराबर क्या बन जाएगा 2mv साइन थीटा। तो F बराबर क्या हो जाएगा 2mv साइन थीटा अपॉन कितना, डेल्टा टी। क्या है आपके पास, डेटा है, सब डेटा आप मैच कराइए, क्या आपके पास डेटा है, सभी डेटा है आपके पास, एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपके पास सभी डेटा है। तो रख लीजिए यहां पर वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी बच्चों, एम की वैल्यू 3 है, चलिए 3 रख दिया। वी की वैल्यू आपके पास वेलोसिटी 2mv साइन थीटा, वेलोसिटी है क्या यहाँ पर 0.2 सेकेंड टाइम दे रखा है, वेलोसिटी चेक करिए, वेलोसिटी है आपके पास 2mv साइन थीटा। अब यहां से आपको वेलोसिटी पता करना है भाई, यहां पर सेम एंगल हिट द ग्राउंड, रिटर्न द सेम एंगल, इंपैक्ट वाज
देयरफॉर एक्सटर्नल फोर्स। तो सीधे सीधे आप मोमेंटम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सीधे सीधे मोमेंटम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो आपके पास वेलोसिटी गिवन तो नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में 0.2 सेकेंड वेलोसिटी आपको या तो निकालना पड़ेगा 2 mv वेलोसिटी। अच्छा, मास आपके पास है, टाइम आपके पास है, एंगल है, आप वेलोसिटी यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं। I = 2 mv sin थीटा। एक बार इसको चेक करें सभी बच्चे, क्या आपके पास वेलोसिटी गिवन है इस क्वेश्चन में? क्या वेलोसिटी गिवन है? वेलोसिटी गिवन है कि नहीं? ये क्वेश्चन जो आपके पास है इसमें वेलोसिटी तो हमको नजर नहीं आ रहा भैया, वेलोसिटी नजर नहीं आ रहा। वेलोसिटी बिना कहाँ होगा काम? वेलोसिटी बिना कहाँ काम होगा? वेलोसिटी के बिना तो काम नहीं होगा भाई, वेलोसिटी के बिना काम नहीं होगा, बिना वेलोसिटी के। चलो भाई चेक करो फटाफट एक बार वेलोसिटी का केस क्या करें इसमें। 2m मास दे रखा, v दे रखा, थीटा दे रखा है। ओ ठीक है, अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी की बात ये जो कर रहे हैं, मास से वेलोसिटी पता करना है। अच्छा ओ सॉरी, यहाँ देखिए यही चीज तो मैं डायग्राम में ध्यान नहीं दिया। देखिए ये वेलोसिटी बच्चों आपको यहाँ गिवन है, छोटा सा ध्यान नहीं पड़ा इस पर, यहाँ पर ध्यान नहीं पड़ा, तभी तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है, ये मेरे नजर में आया नहीं, तो 10 है भाई। साइन 30 थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन 60 हो जाएगा बच्चों, अपॉन में डेल्टा टी आपके पास कितना है? आपके पास डेल्टा टी है 0.2। अब बताइए कि इसको काटना पिटना है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए, 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा 10। तो भाई अब आपके पास क्या बचा? 10 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 100 को 3 से हो जाएगा तो 300, यानी कि 100 इंटू 3 ही लिखो अभी। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। 2 से कटेगा तो 50 हो जाएगा बच्चों, 50 को 3 से करेंगे तो 150 √3। क्या है ऑप्शन में? 150 √3 न्यूटन। हाँ है, पहला ऑप्शन है भाई। चलो पहला ऑप्शन है, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हुआ कौन सा? पहला। अब देखिए क्या है कि इसमें क्वेश्चन में कहीं वेलोसिटी बोला नहीं था और यहाँ पर छोटा सा लिखा गया था, मेरे भी नज़र में नहीं आया, तो इसीलिए इसमें ऐसा लगा कि मुझे कि वेलोसिटी दिया नहीं गया है और कहाँ से निकाला जाए, तो कुछ यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी गिवन था। ठीक है बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए ये एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कोई मास m है वो टूट जाए 2-3 पार्ट में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कोलिजन का। एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी इतना, ये वेलोसिटी आपके पास दे रखा है। ठीक है, सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीसेज हुज मासेस आर इन द रेशियो। 2 पीसेज में टूट जाता है, और जो दोनों पीसेज में टूटता बच्चों वो किस रेशियो में है? 1:5 के रेशियो में। फिर कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट मास फ्लाइज इन एयर विद वेलोसिटी इतना, जो स्मॉलेस्ट मास है उसकी वेलोसिटी इतनी है। तो कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीस। चलो भाई इसको समझते हैं, पहले इसको डायग्राम के थ्रू पहले थोड़ा समझते हैं। मान लो बच्चों कि आपके पास कोई एक मास है, आपके पास एक कोई ये मास है, सपोज दैट, जिसका मास है m। ठीक है, मास कितना है? m है, और इनका जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है आपको v दे रखी है। कितने दे रखी है? 20I + 25J + -12K। अब ये 2 पार्ट में टूट गए भाई, ये 2 पार्ट में टूट गए। कैसे? कोई जरूरी नहीं कि राइट एंगल पे ही जाए, मैं दिखा दे रहा हूं, बात अलग है। अब ये 2 पार्ट में टूट गए बच्चों, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। कह रहे जो लार्जर वाला, स्मॉलर वाला है, उसका जो मास है, मतलब कि उसका मास m है, मतलब कि टोटल मास कितना था? 6m करके। अगर मान लीजिए कि इसके रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 1 + 5 करेंगे तो 6m बनेगा, तो इसको मैं 6m बना ले रहा हूं। ठीक है, तो 1 और 5 6, तो अभी 6m का मास टूटा, एक 1:5 यानी कि पहले यानी m, और ये 5m के फॉर्म में, पहली चीज तो। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो स्मॉलर वाला है उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? आपको स्मॉलर वाले की वेलोसिटी गिवन है कितनी?
फ्लाइज विद वेलोसिटी इतनी 100i प्लस 35j प्लस का 8k, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको इतना दो चीजें गिवन है। कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी बता दो, v2 बता दो, v2 बता दो भाई। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन में आता है। अगर मैं बात करूं तो ये सबसे आसान क्वेश्चन में आता है, समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि भाई इनिशियल मोमेंटम, देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैं लगाऊं बच्चों, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगा दो, यानी कि इनिशियल मोमेंटम यानी P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। अच्छा, P फाइनल में क्या, P इनिशियल में आपके पास क्या है? अगर मैं बोलूं कि इस समय इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसका मास m है, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी इतनी है, तो आप बोलेंगे कि सर 6m तो इसका मास है और इसकी वेलोसिटी है 20i प्लस 25j माइनस का 12k, माइनस का 12k है, ठीक है, इक्वल्स टू P फाइनल में जब आएंगे तो दोनों के मासेस जो आपको एक्सप्लोड होकर अलग अलग चले गए दोनों को जोड़ लीजिए, यानी कि पहले का आप लिखेंगे m मास है, वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी कितनी v1 है, उसकी वैल्यू है 100i प्लस 35j प्लस का 8k प्लस, अब जो लास्ट वाले का मास है वो है 5m और इसकी वेलोसिटी हमको पता करनी है v2, यही तो पता करनी है, वो भी वेक्टर फॉर्म में पता करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझिए इसमें कुछ कॉमन लेके काटा जा सकता है, क्या? देखिए m कॉमन लेंगे दोनों तरफ से तो m कैंसिल हो जाएगा, देखिए m तो कैंसिल हो गया। अब आपको इसको एक्सपेंड करना है बस, देखिए 6 को 20 से कराएंगे तो 120i, 25 को 6 से कराएंगे तो 150j, 12 को 6 से कराएंगे 12 6 72k, इधर ये 100i प्लस 35j प्लस 8k प्लस का 5v2। एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको माइनस करते हैं। देखिए 120 में से 100 जाए, देखिए 120 इधर है, 100 इधर है, इधर आके माइनस हो जाएगा, बच्चों कितना बचेगा आपका, इधर आपका माइनस होकर बचेगा 20i, यही बचेगा ना। 150 और 35, 150 में से 35 जाएगा तो 115 बचेगा आपका, 115j बचेगा, माइनस 72 है, 8 और आके जुड़ जाएगा तो माइनस का 80k बन जाएगा, 80k बन जाएगा और यहां पर हो जाएगा 5v2। 5 से डिवाइड करिए इसको, 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4i, 5 दूना 10, 1 11, 5 3 15, 5 3 15j और 5 को करेंगे 16 पंचे 80k, ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। आप इसको मैच करा सकते हैं, आपका आंसर वैसे तो करेक्ट है मुझे जहां तक लग रहा है, बाकी आप इसको मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसको मैच कराते हैं, 4i प्लस 23j माइनस 16k, ए ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये एक्सप्लोजन से रिलेटेड क्वेश्चन था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फटाफट इसको नोट कर लें सभी बच्चे। चलिए ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन आपका। करेक्ट, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स आ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन सच आ हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम गो ऑफ राइट एंगल, मतलब कि देखिए कोई बड़ा सा मास रहा होगा, सपोज दैट मैं कहूं कि आपका एक बड़ा सा ये मास रहा होगा। चलिए इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको, ठीक है, आपका ये इतना बड़ा मास रहा होगा, ठीक है, ये इतना बड़ा रहा होगा। अब इसमें क्या हुआ कि ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, कह रहे हैं जिसमें 2 राइट एंगल पे चले जाते हैं, एक तीसरा कहां जाता है कुछ पता नहीं। कह रहे हैं कि पहला जो फर्स्ट पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम मूव्स विद आई स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोग्राम वाला 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, और सेकेंड पार्ट ऑफ मास 2 kg, जो दूसरा पार्ट है वो 2 किलोग्राम वाला वो चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कह रहे इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मास पूछ रहे हैं। देखिए समझिएगा, इसका डायग्राम कुछ ऐसा मैं बना सकता हूं कि जो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए, ठीक है बच्चों। 2 तो चले गए राइट एंगल पर, पहली चीज तो
दो चले गए एक दूसरे के राइट एंगल पर, तीसरा कहीं चला गया होगा, उसका अता पता नहीं। ठीक है, कहाँ गया है, किस स्पीड से गया है ये तो पता है, लेकिन कितना मास है नहीं। देखिए पहले का जो मास है, पहले का जो मास है यानी कि m1 आपका 1 kg है, 1 kg है, 1 kg है, और इसकी जो वेलोसिटी है यानी कि v1 वो है आपका 12 मीटर पर सेकंड यानी 12 मीटर पर सेकंड है। चलिए ये भी ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जो दूसरा मास है m2 वो कितना है, m2 जो मास है आपका वो 2 किलोग्राम का है, 2 किलोग्राम का है। ठीक है, 2 किलोग्राम का है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड है बच्चों, 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, फिर तीसरा जो पार्ट है उसका तो मास नहीं पता है, मास तो इसका नहीं पता, यही आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि जो तीसरे की स्पीड है यानी v3 जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है। ये है, तो आपको m3 निकालना है। तो कुछ नहीं करिए, मान लीजिए कि सपोज दैट अगर इसका मोमेंटम मान लीजिए कि आपका ये पहला है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है। अगर मैं कह दूं इसका मोमेंटम आपका p1 है और इसका मोमेंटम p2 है और इसका मोमेंटम p3 है सपोज दैट, तो मैं कहूंगा कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि जो पहले का मोमेंटम है, दूसरे का मोमेंटम है और तीसरे का मोमेंटम है वो बराबर 0 वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अब तीसरे के मोमेंटम की बात हमको अगर पता करना है, तीसरे का केस, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तीसरे वाले के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं। अब भाई तीसरे के लिए सॉल्व करना है तो इन दोनों को उधर भेजो, तीसरे को इधर रोक लो, उधर भेजोगे भाई तो माइनस का p1 प्लस p2 बन जाएगा। अच्छा p1 बराबर क्या होता है, p बराबर होता है m इंटू वी, तो p1 बराबर हो जाएगा m1 v1, तो p1 बराबर हो जाएगा m1 v1। अब वेक्टर फॉर्म लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन है ना इसका, तो डायरेक्शन के लिए हमको आई कैप जे कैप, जैसे एक्स एक्सिस है तो आई कैप, वाई एक्सिस है तो जे कैप। दूसरे का m2 v2। अब वैल्यू पुट करेंगे तो p3 जो आपका निकलेगा m1 कितना बच्चों, m1 आपका 1 है, 1 इंटू 12 यानी कि हो जाएगा आपका माइनस का, माइनस तो बाहर है, माइनस का 12 आई कैप, ओपन कर दिया मैंने, माइनस के साथ ओपन कर दिया। ये वाला देखेंगे तो m2 v2 मतलब 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 जे कैप, माइनस का 16 जे कैप। तो p3 जब आप निकालेंगे तो आप इतना आ गया तो इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए p3 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर होता है कितना, 12 का 144, 16 का होता है 256 ही होता है, हाँ 256 और 16 कितने हो जाएंगे, 256 400, ये 400 बनेगा बच्चों। ये 400 के स्क्वायर रूट आपका 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20। अच्छा बताइए p3 बराबर क्या हो जाएगा, m3 इंटू v3 लिख सकते हैं ना, बराबर 20। m3 आपको पता करना है, v3 आपको 4 दे रखा है, तो बच्चों बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m3 बराबर 20, 4 पंचे 20, यानी m3 जो आपका आया फाइनल रिजल्ट वो कितना आया, 5 किलोग्राम का आया है, 5 किलोग्राम का आपका आंसर आया है। आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। वैसे तो ऑप्शन तो भाई मिल रहा है, कौन सा है, डी वाला पार्ट। तो इस तरीके से इसको करना था। देखा आपने 2 क्वेश्चन एक्सप्लोजन के ऐसे दिखे कि जो बड़े आसान क्वेश्चन थे, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था और इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ही रिलेटेड है बच्चों। करेक्ट, 1 किलोग्राम स्टेशनरी बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इन 3 पार्ट्स। 1 किलोग्राम का था, 3 पार्ट में टूट गया, जिनके मासेस क्या है 1:1:3 के फॉर्म में टूटा, 1:1:3 के फॉर्म में टूट गया। पार्ट्स हैविंग सेम मास सेम है, ठीक है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी इतना है। मतलब समझिए बच्चों कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखा है कि सेम है, वेलोसिटी भी, तो कह रहे हैं बिगर पार्ट की वेलोसिटी बताइए। चलिए मान लेते हैं बच्चों कि अगर मैं कहूं कि इफ v1 और v2
v2 दोनों बराबर हैं, v1 और v2 बच्चों दोनों आपके क्या हैं, बराबर हैं। कितना है, 30 मीटर पर सेकंड है। एक बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, रेशियो जो टूट रहा है 1:1:3 के फॉर्म में टूट रहा है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं 3, 1, 4, 1, 5, यानी अगर मैं बात करूं कि टोटल मास की बात करें, टोटल भाई वैसे तो 1 किलोग्राम का था स्टेशनरी बॉम्ब, लेकिन ये टूट रहा जो तो क्या है कि 1:1:3 के फॉर्म में टूट रहा है। तो यानी कि अगर आप कहेंगे टोटल की बात करें तो टोटल मैं कह सकता हूं कि 5K या 5M मान लीजिए, चलिए 5M मान लिया, ठीक है, 5M मान लिया, ठीक है टोटल। तो कह रहे हैं कि जो थर्ड वाला लार्जर पार्ट है, बिगर पार्ट, उसकी वेलोसिटी बताओ, तो v3 आपको बताना है, v3 आपको बताना है। अब आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। भाई तीनों 3 जगह पे चले गए हैं, यानी कि 1:1:3 के फॉर्म में टूटा तो है, लेकिन तीनों 3 जगह पे चले गए। तो काम करिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेम क्वेश्चन जैसे अभी इसके पहले वाला आपने किया था सेम। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 0। अगर आपको V3 चाहिए तो P3 को रोकिए, बाकी उधर भेजिए। P3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का P1 माइनस का P2, ये तो हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास P3 लार्जर की बात कर रहा है तो लार्जर के लिए मास कितना रहा होगा। अब देखिए 1:1:3, यानी कि आपका जो M1 होगा वो M होगा, समझिएगा। अगर आपके पास टोटल, आपके पास मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो, अगर आपके पास टोटल 5M है तो यानी कि M1 बच्चों आपके पास अगर M है और M2 जो है आपके पास 2MA भी है 1 यानी कि MM, और M3 आपके पास कितना है 3M है। तो आप बताइए कि आप इसको पहले फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे तो आप लिखेंगे कि M3 V3 इक्वल टू माइनस का M1 V1 माइनस का M2 V2 माइनस का M2 V2, यही लिखेंगे ना भैया, यही तो लिखेंगे। अगर आप कुछ भी करेंगे आपके पास ऐसे ही आएगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है, ठीक है, आपके पास यही चीजें आएंगी, ठीक है। अब आप इसको कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करना है, और कुछ करना ही नहीं है। अब आप सोचिए कि M3 की वैल्यू कितनी है, M3 की वैल्यू 3M है, कितनी है 3M, और आपको V3 चाहिए, आपको V3 चाहिए। चलिए वेक्टर फॉर्म पूरा हटा रहे हैं, यहां देखिए वेक्टर मैंने नहीं लगाया था, लगा लीजिए। M1 कितना बच्चों आपका M है, तो आप बोलेंगे कि माइनस का M, ठीक है, माइनस का M, अभी वेक्टर फॉर्म लगा ही लीजिए, माइनस का M V1 माइनस का M2 कितना है M V2, यही तो है भैया। अब मुझे बताइए कि आपके पास M तो कॉमन है ना, आपके पास क्या है M कॉमन है, आपको चाहिए था क्या, आपको चाहिए था भाई, आपको चाहिए था केवल और केवल V3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक काम करिए, M और M को उड़ा दीजिए, आपके पास 3V3 बचा, यहां पर आपके पास माइनस का V1 बचा, माइनस का V2 बचा, यही तो बचा आपके पास। अब आप इसका क्या करिए, V3 निकालना है आपको, V3 बराबर हो जाएगा माइनस का V1/3 माइनस का V2/3। वेक्टर फॉर्म हटा रहे हैं, वैसे तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आंसर दे रखा है, तो एक काम करिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आप निकालिएगा, ठीक है, ना हटाइए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके 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 ठीक। हाँ अब आप सुनिए, अब आपको V3, अब यहां से अगर आप वेक्टर हटा रहे हैं, दोबारा रिमूव कर रहे हैं, सुनिएगा, अगर आप वेक्टर को हटा रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे V3, ठीक है, और यहां पर V1I लिखेंगे और माइनस का V2J लिखेंगे, ठीक है, अपॉन का 3। अब आपको V1 V2 बच्चों पता है कितना है 30 है, तो चलिए रखते हैं। V3 बराबर कितना हो जाएगा, V1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 30/3 I कैप माइनस का 30/3 J कैप। अगर इसको काटेंगे तो V आपको फाइनली मिलेगा बच्चों, कट पिट करेंगे तो V3 मिलेगा आपको V3 मिलेगा माइनस का 10I माइनस का 10J मिल जाएगा बच्चों, माइनस का 10I माइनस का 10J मिल जाएगा। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, V3 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 को कॉमन लेंगे 10 आ जाएगा बच्चों, अंदर बचेगा 1 + 1 यानी V3 आपका बचेगा 10√2 मीटर पर सेकंड, ये बचेगा 10√2 मीटर पर सेकंड। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखिए इसमें क्या है कि कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो जाती है कभी कभी
कि आप जब डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। कुछ करना नहीं था, आपको ये सब वेक्टर फॉर्म में रखना था, लास्ट में उसका मैग्नीट्यूड निकाले थे, v1 और v2 की वैल्यू रखे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर फटाफट स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अब इसमें क्या है, कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे आपको थ्योरी पोर्शन है और कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेज एज शोन इन द वेक्टर फॉर्म ट्रायंगल, यानी कि PQR। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, इस केस में वेलोसिटी क्या होगा। देखिए अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो पहले आप करिए क्या कि टोटल फोर्सेज, मान लीजिए कि आपके पास जो फोर्सेज लग रहे हैं F1, F2 और F3 लग रहे हैं। ठीक है, ये फोर्सेज आपके पास, तो तीनों फोर्सेज का सम आप कर दीजिए 0, यानी कि नेट फोर्स क्या कर दीजिए आप, ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहा ना, तो सम ऑफ टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0। अगर ये आपने 0 कर दिया है, तो ये आपने अगर 0 कर दिया है तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स एक्सेलरेशन जो होगा आपका, एक्सेलरेशन क्या होगा, इज 0। एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, 0। अच्छा एक्सेलरेशन 0 कब होता है, एक्सेलरेशन 0 तब होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यानी कि देन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी अगर नेट फोर्स आपका 0 हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, करना क्या देखिए। कह रहे हैं कि थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर शोन इन द फिगर। तीन फोर्सेज हैं, कौन कौन से, 4 न्यूटन, 1 न्यूटन और 2 न्यूटन। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स वाई डायरेक्शन में। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड, मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड। मान लेते हैं कि अगर भाई वाई डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट मिल रहा है तो एक्स डायरेक्शन में एक्स न्यूटन का फोर्स हमको जरूरत है। सपोज दैट एक्स न्यूटन के फोर्स की हमको जरूरत है एक्स डायरेक्शन में। अब हमको यानी कि एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करना, भैया हमने अपने आप ही बोल दिया एक्स न्यूटन, तो एक्स हमको फाइंड करना है। अब समझिएगा कि भाई इसके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना है, कंपोनेंट्स को तोड़ना है, एक्स कंपोनेंट को तोड़ना है, यानी कि एक्स कंपोनेंट को तोड़ना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग एक्स कंपोनेंट शुड बी 0, टेकिंग एक्स कंपोनेंट शुड बी 0, शुड बी 0। भाई अब हमको करना क्या है कि हमको x कंपोनेंट को 0 करना है भैया। x कंपोनेंट समझिएगा ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास भैया ये x डायरेक्शन में जा रहा है, जो x वो तो हमको चाहिए, ये देखो ये 1 और ये 2 और x, 1 2 और x, अगर मैं पॉजिटिव के साथ रखूं, राइट साइड में है तो पॉजिटिव में, और इसको मैं लेफ्ट साइड में है तो इसको नेगेटिव के साथ रखूं तो मेरा काम हो जाएगा। यानी कि हम एक कह सकते हैं कि भैया 1 को cos थीटा के साथ, यानी कि 1 इंटू कॉस थीटा मैं रख सकता हूं बच्चों, 1 इंटू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो हॉरिजॉन्टल, यानी ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है तो cos थीटा। फिर 2 भी देखो हॉरिजॉन्टल, अगर ये 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा ना। अगर ये 60 होगा बच्चों तो समझिएगा कि ये भी तो 2 cos 60 बन जाएगा, यानी कि 2 इंटू कॉस 60 बन जाएगा। और साथ ही साथ
अब आप देखिए प्लस का x बीच में है तो x अपना ऐड हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि x का कंपोनेंट तोड़ दो तो भैया ये 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती, कोई लेना देना नहीं। चलो अगर लिखना चाहो तो आपकी इच्छा है, पूरी कर लो इच्छा। x cos 0 भाई ये 180 डिग्री है ना, x cos 0। अब देखिए वो लेफ्ट वाले का माइनस का 4 cos 60 बराबर टोटल 0 कर दो भैया। हमने x एक्सिस के कंपोनेंट्स को 0 कर दिया है। अब इसमें केवल और केवल हमको वैल्यू निकालनी है। चलो सॉल्व करते हैं भैया। अब सॉल्व करते हैं। 1 से तो कोई लेना देना नहीं, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस x इंटू cos 0 की वैल्यू होती है 1, कोई लेना देना नहीं, हटाओ उसको यार। माइनस 4 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 0। 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया। अब बताइए यहाँ 1/2 मतलब 0.5, ये तो 0.5 हो गया और यहाँ बच गया 1 प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो 1 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 2 बराबर 0, यानी कि 2 में से 1.5 गया तो माइनस का हाफ बचेगा ना, तो x माइनस 0.5 बचेगा बराबर 0। तो यानी x की वैल्यू जो जरूरत पड़ेगी बच्चों 0.5 न्यूटन की, 0.5 न्यूटन की पड़ेगी जरूरत, ठीक है, 0.5 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है भैया, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं और ये कब का आया हुआ, 2008 का। 2008 का ऐसा नहीं कि अब नहीं आ सकता, आ सकता है, आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने में क्या बुराई है भाई, अगर आपको कराया जा रहा है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेधड़क प्रैक्टिस करिए। जितना आप PYQ लगा के जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उतना ही क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि PYQ सबसे बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि देखो भाई आप पूरे साल पढ़ लो, हजारों क्वेश्चन लाखों क्वेश्चन लगा डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप PYQ लगा के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि PYQ आपकी आंखों के सामने से गुजरना चाहिए। अगर नहीं गुजर रहा तो समझ लीजिए कि फिर दिक्कत है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले भाई आगे। चलो ये तगड़ा क्वेश्चन है, ये तगड़ा क्वेश्चन है। थोड़ा बच्चे परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके लिए फॉर्मूला याद है तो कोई इसमें भी दम नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर फॉर्मूला याद है तो दिक्कत नहीं है, आप कंपोनेंट वगैरह भी तोड़ लीजिए, कोई हमको दिक्कत नहीं है। देखिए पहले इसको मैं पढ़ता हूं क्या कह रहे हैं। अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड as the angle of inclination with the horizontal surface reaches 30 डिग्री। बच्चों यहाँ जो एंगल बन रहा है ना वो 30 डिग्री का है, थीटा 30 डिग्री, देखिए ये 30 डिग्री। द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर। बच्चों ये जो स्लाइड करके 4 मीटर जा रहा है ना, ये एस है आपका, यानी एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, ठीक है, ओके। प्लैंक इन 4 सेकेंड, यानी टाइम भी आपको दे रखा है 4 सेकेंड, ओके 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 ओके, दो बातें तो दे रखी भैया। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब बच्चों आपको म्यू एस बताना है और साथ ही साथ आपको म्यू के बताना है। स्टैटिक मतलब एस, काइनेटिक मतलब के, हाँ ठीक है, बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी। चलो भैया अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे पर क्या आते हैं, क्या है समझिए। आपके पास एक बॉक्स है, अगर ये बॉक्स है तो इसका मास आप देख रहे होंगे mg है, मास m है। अब भाई इसका अगर स्लाइड करके नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको पता होगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन इधर गया होगा, कुछ ऐसी बातें हो रही होंगी। इनका कंपोनेंट जब आप तोड़ेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये बन जाएगा mg cos थीटा और ये बन जाएगा आपका mg sin थीटा। अरे यही बनेगा ना भैया, चेक कर लो, चेक 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 दी, ठीक है। अब भाई जब कोई चीज नीचे फिसल के आ रहा है तो यहाँ एंगल, तो जो एंगल यहाँ बन रहा था वही एंगल यहाँ बनेगा। जब कोई चीज नीचे की तरफ फिसल के आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ जाएगा, जाएगा ना, जाएगा 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 भाई। एफ के क्या होगा, एफ के काइनेटिक, मोशन में है ना तो काइनेटिक। ये कुछ डायरेक्शन की कहानी है, लेकिन बात ये इससे आपका काम कुछ नहीं होने वाला है, केवल आपको फॉर्मूला बनाने में हेल्प मिलेगी, लेकिन वो फॉर्मूला आपको बनाने आना चाहिए, बना लीजिए। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लीजिए हो गया काम। वैसे काम का ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद हो तब काम का नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपके लिए बड़ा काम का है।
चलिए पहले एक एक चीज को समझते हैं। पहले आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, थीटा आपको दे रखा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री दे रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली चीज तो कोफिशिएंट ऑफ, पहला एक पार्ट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? म्यू एस होता है और ये होता है tan थीटा। ये सभी बच्चे जानते हैं, म्यू एस इक्वल टू tan थीटा। चलो भैया लगा लो tan थीटा, tan थीटा म्यू एस बराबर tan 30 और tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 और √3 की वैल्यू अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों 1/1.732। अगर देखेंगे तो ये लगभग 17 6 102 मतलब लगभग 6 बार लगभग अप्रॉक्स जा रहा है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो 5 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 17 5 या 85 बहुत डिफरेंस आ जा रहा है, तो लगभग 6 बार जाएगा। तो म्यू एस की वैल्यू तो आपको मिल गई 0.6। इसकी यूनिट तो होती नहीं भैया, इसकी यूनिट नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। अब भैया आपके पास एलिमिनेशन प्रोसेस लगा सकते हैं आप, दो तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए, बचे दो, सी या डी में कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। अब भाई म्यू के क्या पता कि 0.5 आए या 0.6 आए, ये तो हमको भी नहीं पता है। अगर हमको भी नहीं पता तो आपको फॉर्मूला डिराइव करने आना चाहिए। अगर आपने फॉर्मूला डिराइव करना सीख लिया है तब तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं सीधे सीधे एक्सेलरेशन निकालने का, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला मैंने लिखाया भी है, अगर नहीं याद है चलो मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं आपको ये फॉर्मूला स्टार्टिंग मैंने क्यों लिखाया। बाकी आप डिराइव कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखो इसमें है, देखो ये देखो a इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। जब आप एक्सपैंड करेंगे तो यहां से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डिराइव करने का मूड है तो आप कर लीजिए, आपके पास टाइम है भैया। भाई अगर आपके पास टाइम है तो मैं मना थोड़े ना कर रहा हूं, आपकी इच्छा है आप कर लीजिए। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि सीधा सीधा अगर हमारा काम होता है तो क्या रीजन क्या गड़बड़ है भाई। जी की वैल्यू आप रखिए कितना, चलिए यहीं पर मैं आता हूं। बाकी आप कंपोनेंट को एफ के इक्वल टू एम जी साइन थीटा रखिएगा, एन बराबर एम जी कॉस थीटा बराबर करिएगा। भाई न्यूमेरिकल कराने का मतलब ये नहीं है कि अब इसको हम डेरिवेशन करें, आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करने आना चाहिए। इसीलिए मैंने जगहों पर छोड़ रखा है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी तो मेरे लिए जगह है भैया, आपके लिए नहीं है। चलो मैं जगह उधर ले लेता हूँ, नहीं पता लगे मुझे जगह शॉर्टेज पड़ जाए तो गड़बड़ हो जाए, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, आप कर लीजिएगा ड्राइव। ए इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के, जी तो कॉमन ले लिया ना, म्यू के कॉस थीटा। चलो भाई रखते हैं ए की वैल्यू। अब दो भाई जी की वैल्यू आप 10 रख लीजिए, दिया नहीं गया, अगर नहीं दिया गया तो आप 10 ही रखिए, राउंड फिगर में आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप 9.8 रखेंगे तो हो सकता है आप दिक्कत में पड़ जाए। जी इंटू साइन 30, थीटा कितना है 30 डिग्री है, माइनस म्यू के कॉस 30। अब दिक्कत वाली बात क्या है, आपको तो चाहिए म्यू के, और अगर म्यू के चाहिए तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका समझिए भाई। पहले तो आप एक्सेलरेशन निकाल लो। आपको पता है कि फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिलहाल इससे तो नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, फालतू इसको लिख रहे हैं हम। डेटा के अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि डेटा होगा, आपको ये फॉर्मूला पता होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको टाइम दे रखा है और कोई चीज इनिशियली रेस्ट, देखिए यहां से जब मूव करने से पहले यहां से रेस्ट में रहा होगा तो u की वैल्यू आप 0 रख सकते हैं। अब देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले अगर आप सोचिए u की वैल्यू 0 हो जाए तो ये वाला केस 0 हो जाएगा। आपको a चाहिए तो a का फॉर्मूला बचेगा बच्चों 2 इंटू एस, यानी कि 2s अपॉन टी स्क्वायर। 2s, s की वैल्यू कितनी बच्चों, s की वैल्यू आपके पास है 4, और टी स्क्वायर, टी कितना बच्चों 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 दूना 8, आपका ये हो गया बच्चों 8, 4 टू 8, 8 दूना 16, यानी कि एक्सेलरेशन आया 1/2। आप इसको 1/2 रख लीजिए, चाहे आप 0.5 रख लीजिए, आप 0.5 रख लीजिए, जो भी रख लीजिए आपके हिसाब से जो भी सुटेबल लगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये बात आपको पता है इतनी, तभी आप आगे का काम कर पाएंगे। चलिए रखते हैं, वैसे 1/2 रखिए क्योंकि हमें लगता है कि 1/2 रखने से हमको फायदा होने वाला, भाई फायदा होने वाला है। चलो रखते हैं 1/2 10, ठीक है,
साइन 30 मल्टीप्लाई करते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, माइनस म्यू के इंटू 10 कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, यही तो होगी ना, 2 पंचे 10, ओके 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 ओके, और ये भी कट जाएगा, 2 5 = 10, ठीक है, यहां 5 बचा, ये 0.5, 5 इधर आ गया तो माइनस का 0.5, ठीक है, माइनस का 5, ठीक, अरे भाई 0.1/2 का मतलब 0.5 ना, तो इधर आ गया, माइनस इक्वल्स टू म्यू के, माइनस का म्यू के इंटू 5√3। अब बताइए माइनस, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 4.5 बचेगा बच्चों, इक्वल्स टू 5√3 की वैल्यू 1.7 रख लेते हैं म्यू के, ठीक है, और ये माइनस से माइनस को उड़ा दो, म्यू के बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 17×5 = 85, यानी कि 4.5/8.5। कितनी बार जाएगा भाई, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, हाँ सही है, ओके ओके बच्चों, ये इसको हटा देंगे आप तो 45 / 85 बचेगा, आप इसको काटेंगे पीटेंगे तो लगभग आपका, देखिए 6 तो जाएगा नहीं, 6 नहीं जाएगा क्योंकि 8 × 48 480 होना चाहिए, वैसे 80 के हिसाब से भी, तो इसका मतलब 5 ही आएगा, 0.5 आएगा आपका, 0.5 आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को टेक्निक समझ में आई होगी कि मैंने क्या किया। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है, इसका डेरिवेशन वगैरह कर लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर फटाफट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके 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 ओके, ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मुझे जगह छोड़ा था मैंने, मुझे लगा कि ज़्यादा लंबा जाएगा, ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 एंड m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely and m2 and m3 on the rough horizontal surface. Coefficient of friction mu there का, the pulley is frictionless and negligible mass. The downward acceleration, मतलब बच्चों आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया, क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन पहली चीज तो पूछा गया है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब सुनो भाई, कह रहे कि m1 m2 m3 तीनों बराबर है भैया, m1 m2 m3 तीनों बराबर है, बड़ा अच्छा पॉइंट हमारे लिए, ये काम का चीज है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, पहले इस डायग्राम को समझते हैं बच्चों। अगर जब ये सोचिए पुली नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन ऐसे होगा ना, नीचे की तरफ ए, अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा तो इसका वेट जो होगा m1g नीचे होगा। अब इसका जो होगा, इसका जो देखिए, अब ये फ्रिक्शन है, देखिए यहां तो फ्रिक्शन नहीं है ना, टेबल पर यहां रखा गया ना, तो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन बन जाएगा म्यू m2g, तो ये बन जाएगा आपका म्यू m3g बन जाएगा बच्चों। और फ्रिक्शन है इनके बीच में, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका हो जाएगा Fk, लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, Fk, ओके 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 ओके। फ्रिक्शनल फोर्स क्या दे रखा भैया, Fk दे रखा, कुछ और दे रखा है, ओके ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स F ही लिखिए क्योंकि म्यू के वगैरह नहीं दे रखा, तो सीधे F रखिए, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये कहानी समझ में आ रहा होगा आपको, आपको नेट एक्सेलरेशन चाहिए, तो नेट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, नेट एक्सेलरेशन एंड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। आप बोलेंगे कि नेट एक्सेलरेशन चाहिए हमको, एक्सेलरेशन चाहिए, यानी A बराबर आपके पास इसका वेट सबसे ज्यादा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये दोनों हल्के हैं ना, इससे ये सबसे ज्यादा है ना, अगर ये सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा वेट इसका है, यानी कि F ग्रेटर माइनस F स्मॉलर, F ग्रेटर माइनस F स्मॉलर अपॉन टोटल मास यानी कि mt, यही कहानी लगाएंगे। अब समझिए F ग्रेटर कितना है बच्चों, F ग्रेटर आपका m1g है, m1g है, ठीक है, माइनस F स्मॉलर कितना है, देखिए ये दोनों है, एक है म्यू m2g माइनस म्यू m3g, म्यू m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस का m3। अब सुनो बच्चों, अब सुनो, ये काम का है बड़ा, हमारे m1 m2 m3 तीनों m के बराबर हैं, तो रख लो रख लो रख लो भैया। अगर m के बराबर है तो यहाँ m रखोगे, यहाँ m रखोगे, यहाँ m रखोगे, तो m कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा g माइनस म्यू g अपॉन
3m, m प्लस m प्लस m 3m, m से m को उड़ा दो, a बराबर बचेगा g माइनस 2 म्यू जी अपॉन 3। अब यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, g कॉमन ले सकते हैं भैया, g कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 म्यू बचेगा अपॉन में क्या बचेगा भाई, एक मिनट वेट, अपॉन में बचेगा बच्चों 3। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन आज का जो एनएलएम का क्वेश्चन अगर बच्चे ध्यान दे रहे हो तो क्वेश्चन में तो भाई थोड़ा बहुत तो दम है, लेकिन दम का मतलब इतना भी दम नहीं है कि आप एकदम दम निकल जाए आपका करते करते। आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आप देखिए, डायग्राम मैंने नहीं रखा है क्या, डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम में नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल लोअर हाफ इज रफ। मतलब ऊपर का पार्ट आधा स्मूथ है, नीचे वाला आधा पार्ट क्या है, रफ है। अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट at the bottom if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by। देखो भाई इसका हमको बहुत बड़ा क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा ही, अप्लाई है क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। चलो भाई पहले इस चीज़ को समझते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। ये आपके पास कुछ ऐसा है केस, ये कुछ ऐसा केस है। कितने एंगल बता रहे हैं बच्चों, ये थीटा एंगल पे, ठीक है। ये थीटा एंगल इन्होंने बोल रखा है। ये जो ब्लॉक है यहाँ रखा गया है, ब्लॉक जो है यहाँ रखा गया है, समझिएगा। ये जिसका मास मान लीजिए m रहा होगा, मान लेते हैं m रहा होगा मास, ठीक है। अब ये चीज करे, आधा पोर्शन जो है आपका, ये आधा पोर्शन स्मूथ है और आधा पोर्शन आपका रफ है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि टोटल लेंथ l रहा हो, टोटल लेंथ कितना रहा हो बच्चों, l रहा हो, मान लो ये यहां से लेके यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो l रहा हो। अगर ये टोटल लेंथ l रहा हो यहां से यहां तक, तो ये आधा पोर्शन का l/2 हो जाएगा, ये भी आपका l/2 हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको दे रखी है। अब ये क्या बोल रहे हैं, कहानी के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। ऊपर वाला आधा पार्ट स्मूथ है और नीचे वाला आधा पार्ट रफ है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो भाई शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉर अपर हाफ, यानी कि स्मूथ वाले पोर्शन की बात मैं कर रहा हूं, स्मूथ वाले पोर्शन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। इसकी बातें मैं कर रहा हूं, सुनो भाई इसकी बातें, ठीक। अगर इनकी बातें मैं कर रहा हूं तो इनके बारे में समझना जरूरी है। स्मूथ वाले केस में आपको पता है कि पूरा एकदम स्मूथ है, तो करना क्या है, आपको एक कहानी ये लगानी है कि पहली चीज तो यहाँ पर जब कोई बॉडी है तो यहाँ पर रेस्ट में है। अब बोला भी गया है कि फ्रॉम रेस्ट, अगर यहाँ से रेस्ट में है तो यहाँ से जब ये नीचे की तरफ आएगा तो पहले स्मूथ से मिलेगा, फिर आगे जाके रफ से मिलेगा। तो मतलब हमको पता है कि जब यहाँ से आएगा तो इसका मतलब आपको सीधे सीधे, अगर स्मूथ केस है तो एक्सेलरेशन आपको पता है सीधे सीधे g sin थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, g sin थीटा। कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं समझाता हूँ। देखिए अभी ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, कहाँ गया क्वेश्चन, ओ आगे ये देखिए यहाँ वाला केस, ये वाला जो फॉर्मूला था आपने देखा था, म्यू के की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो a g sin थीटा मिलेगा। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दिया था क्वेश्चन के थ्रू ही, कि अब देखिए उसका यूज है यहाँ पर। एक्सेलरेशन आपको g sin थीटा मिल गया, अगर एक्सेलरेशन आपको g sin थीटा मिल गया और s आपको l/2 मिला है, कितना मिला है, l/2 मिला है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। वैल्यू को पुट करते हैं बच्चों, वैल्यू को पुट करते हैं भाई। v हमको निकालना है, पहले क्या निकालना हमको, v निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस u की वैल्यू आपके पास क्या है, u की वैल्यू देखिए 0, u की वैल्यू स्टार्टिंग में इन्होंने 0 दे रखा है, और 2a की जगह पे रखेंगे g sin थीटा इंटू l/2,
2 से 2 कट गया बच्चों, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी एल साइन थीटा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा अंडर रूट जी एल साइन थीटा, जी एल साइन थीटा। ये बन गया आपका, ये आपका जी एल साइन थीटा बन गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। अब ये बात हमने कर लिया फॉर स्मूथ, मतलब कि ऊपर वाले पार्ट। अब हम बात करते हैं फॉर लोअर हाफ। अब हम लोअर हाफ की बात करते हैं, पहले दोनों को सॉल्व करते हैं। लोअर हाफ यानी कि रफ वाले की बात हो रही है बच्चों, रफ वाले की, किसकी बात हो रही है? रफ वालों की, रफ वाले केस की बात हो रही है। अब रफ की केस की बात हो रही है तो लोअर हाफ में अब आएंगे आप, तो इसके केस में क्या होगा अब इसको समझिएगा। तो फॉर्मूला तो देखिए, अब यहां पर आपको v जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? v जीरो, यानी अब यहां पर v जीरो होगा आपका, क्योंकि रफ वाले केस में जैसे अब नीचे की तरफ आएगा तो यहां पहुंचेगा, तो भाई फाइनल वेलोसिटी वहां जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी वहां जीरो है, तो फाइनल यहां जीरो होगा ना। अगर इतनी बातें क्लियर है तो आगे मैं बढ़ूं, चलो भाई, ठीक है। पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। v की वैल्यू जीरो, अब जैसे v की वैल्यू जीरो लगाएंगे आप, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2as आप फिर से लगाएंगे ना। अब v की वैल्यू आपने जीरो रखा, अब u देखो, अब v की वैल्यू जीरो रखा आपने, लेकिन अब v जब जीरो हुआ तो यही u बन जाएगा, क्या? u बन जाएगा आपका, क्या बनेगा? u, जो आपको ये निकाला है आपने, रूट जी एल साइन थीटा, रूट जी एल साइन थीटा, यानी कि v तो जीरो होगा, लेकिन यही v अब आपका फाइनली u बन जाएगा। तो यहां पर रखेंगे आप तो रूट जी एल साइन थीटा बनेगा बच्चों, ये बनेगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, इक्वल्स टू अब 2as, तो 2a। अब देखिए स्मूथ के केस के लिए a की वैल्यू इतनी थी, तो इसके लिए अब देखिए, इसके लिए a की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए a की वैल्यू हो जाएगी g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, म्यू के जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, वेट कॉस थीटा इंटू एल बाई टू रहेगा बच्चों। अभी भी डिस्टेंस तो उतना ही है ना, लेंथ तो देखिए आधा ही की बात कर रहे हैं ना। अब इसको काट पीट दो, जो कट पीट रहा हो। 2 से 2 कट गया बच्चों, 2 से 2 कट गया। अब इसका स्क्वायरिंग करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम आगे का काम करेंगे। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो जाएगा माइनस का जी एल साइन थीटा, रूट हट गया, यहां पर आएंगे तो ये बचेगा आपका जी एल साइन थीटा माइनस का म्यू के जी एल माइनस का म्यू के जी एल कॉस थीटा। बताइए पहले इतना चेक करिए सभी बच्चे, क्या इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो रही हैं? क्या यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं? यहां से हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे वही म्यू की वैल्यू निकल के आएगी। चलो सॉल्व करते हैं भाई। अब सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं कि इस म्यू के इतने वाले पोर्शन को मैं इधर ले जाऊं और इस वाले पोर्शन को मैं इधर लाऊं, तो बच्चों इधर आएगा तो बन जाएगा म्यू के जी एल कॉस थीटा बराबर, देखिए जी एल साइन थीटा पहले से था, फिर एक और आके जुड़ गया जी एल साइन थीटा। अरे जुड़ गया ना भैया, जुड़ गया ना। अब बताओ कि आपको म्यू के जी एल कॉस थीटा बराबर 2gl, यहां gl रहेगा भाई, यहां पर आपका gl रहेगा। मैंने एक मिनट, जगह की शॉर्टेज है भाई, 2gl साइन थीटा। अब जो जो कट पिट रहा हो उनको काटो पीटो आगे निकलो। तो gl से gl कट गया तो म्यू के बचा, यहां पर 2, ये कॉस अपॉन में जाएगा तो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या बन जाएगा? म्यू के इक्वल्स टू 2 tan थीटा बन जाएगा बच्चों, 2 tan थीटा। क्या है म्यू के इक्वल्स टू 2 tan थीटा? अगर आपने म्यू के इक्वल्स टू 2 tan थीटा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला ऑप्शन बच्चा पार्टी आपका ये करेक्ट है। चलो ठीक है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है और ये आपका है आंसर, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। तो मतलब समझे आप स्मूथ के लिए आपने अप्लाई किया, फिर आपने रफ के लिए अप्लाई किया, स्मूथ वाले केस को यूज किया रफ वाले केस में। आप याद रखिएगा, दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि रफ के केस में फॉर्मूला बनता है एक्सेलरेशन का जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, और स्मूथ के केस में ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा बनता है। इन दोनों का यूज करके फॉर्मूला आया है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, फटाफट। ओके आगे चलें।
ओके, तो बच्चा पार्टी आज का जो हमारा लेक्चर था ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि क्वेश्चन भी थे, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, और आज के क्वेश्चन में थ्योरी का पोर्शन था। अगले लेक्चर्स में फिर से मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।